हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज के 101 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन। तो ये हमारा इसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले के 2 पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ 50-50 क्वेश्चन के। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। इसमें है शिलालेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने किया था। ये एकदम सही बात है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है, यानी कि 4 के चारों लिपियों का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी सही है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ग्रीक और अरामाइक कहाँ से प्राप्त हुए? अफगानिस्तान से, खरोष्टी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और बाकी ब्राह्मी लिपि भारत से। ठीक, तो ये 3 के तीनों स्टेटमेंट सही। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा फर्स्ट था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बारे में एक सवाल ये भी बनता है कि काकतीय वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो गणपति था। ये जो गणपति तीसरे नंबर पर लिखा है, ये काकतीय वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव नाम महाराज का नाम ग्रहण किया था। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि महाराज का नाम किसने ग्रहण किया था? तो वो किया था रुद्रमा देवी ने। और रुद्रमा देवी इस गणपति की बेटी थी और ये गणपति काकतीय वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्रांत का विभाजन किस में किया गया था? ब्लॉक में। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ये एकदम सही है। ग्राम मुखिया ग्रामीण कहलाता था। ये भी सही। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था। ये भी सही है। और प्रांतों का विभाजन ब्लॉक में किया गया था। ये गलत है, क्योंकि प्रांत जो थे वो जनपदों में विभाजित थे। ठीक है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में मेगास्थनीज ने क्या लिखा है? इस पर बात करनी है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। ठीक है, ये सही है एकदम। संपूर्ण मंडल 6 समितियों में विभाजित था। ये भी सही है। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये भी सही है। और मौर्य कालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य पर आधारित था। ये भी सही है। तो अब ये चारों के चारों सही है। इस टाइप के जो क्वेश्चन इसमें इन्होंने दिए हैं, इसमें ये जो चीज़ें अब लिखी गई कि प्रशासन 30 भागों में विभाजित था, 6 समितियाँ थी, 5 सदस्य होते थे। अब आपका जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है आरओ में ऐसे स्टेटमेंट बनने लगे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, बल्कि इनको अच्छे से ये वाले फैक्ट्स रेडी कर लेने हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी सही होते हैं। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण भारत के राजवंश के कथनों पर विचार करना है। इसमें आपको बताना है अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। तो ये एकदम सही बात है। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर किसने अपने जीवन का अंत किया था? तो अमोघ वर्ष ने किया था। फिर है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। ये भी सही है। और अमोघ वर्ष ये याद रखना है कि ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था। फिर है कृष्ण थर्ड, ये अंतिम शासक था। और अंतिम मतलब महान शासक था। इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। ये भी सही है, आपको याद रखना। तो ये उपर्युक्त सभी सही हैं, यानी कि 3 के तीनों सही हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं विवाह के प्रकार लिखे गए हैं और उनकी प्रकृति क्या थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दैव विवाह। दैव विवाह क्या होता है? यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता है। जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित होते थे ब्राह्मण, उनके साथ ही विवाह कर देते थे, तो उसको दैव विवाह कहते थे। फिर होते गांधर्व विवाह, वो प्रेम विवाह जो होता था उसको कहते थे। फिर असुर विवाह, इसमें कन्या के बदले वर से धन प्राप्त किया जाता था। ठीक है, असुर विवाह वो होता था कि मतलब दहेज टाइप की जो एक प्रथा थी, वो वर पक्ष देता था, ना कि वधु पक्ष। फिर है प्रजापात्य विवाह, इसमें बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह किया जाता था। ये भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या है। कथन आपका है कि भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया था। ये एकदम सही बात है। ठीक है, फिर देखते हैं
भारत में गांधार शैली की कला का विकास ईस्वी पूर्व 2वीं शताब्दी में हुआ। यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। इसमें भारतीय यूनानी कला के सम्मिश्रण दिखाई देता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन इस कथन का ये कारण सही नहीं है। तो बी वाला सही हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सत्य, परंतु ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। फिर है राजेंद्र प्रथम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। राजेंद्र प्रथम के बारे में विचार करना है। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी, एकदम सही बात है। फिर है उसने नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम को बनाया था, ये भी सही है। फिर है नवीन राजधानी के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब बनवाया था, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर 109 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो ये है अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन, एक धर्मस्थी न्यायालय और एक कंटक शोधन न्यायालय। ठीक है। धर्मस्थी में धर्म संबंधित मामले होते थे, कंटक शोधन में बाकी क्रिमिनल और दीवानी टाइप के मुकदमे होते थे। धर्मस्थी क्या होता है कि व्यक्तिगत विवादों से निपटान हेतु, और कंट शोधन व्यक्तिगत परंतु उन मामलों के निपटान हेतु जो फौजदारी हत्या या अन्य से संबंधित थे, ये भी सही है। दोनों के दोनों ही सही है। अर्थशास्त्र में इसका जिक्र है मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था का। ठीक, तो ये सही बताना है, तो ए और एक ए सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं कथन और कारण वाले क्वेश्चन है कि पुराणों का जो रूप अब प्राप्त होता है उसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। इस काल में अनेक स्मृतियों और सूत्रों पर भाष्य लिखे गए थे। अनेक पुराणों और रामायण और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया था। ये सब गुप्त काल में हुआ था, तो ये एकदम सही बात है। फिर है विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को शून्य सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय प्राप्त है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं ये जो रीज़न दिया हुआ है या कारण है, ये इस कथन की व्याख्या किसी भी रूप में नहीं कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसकी माता यशोमती सती हो गई थी, अतः इस काल में सती प्रथा प्रचलित थी। ये एकदम सही बात है, ये आपको याद रखना है। ठीक। फिर है हर्षवर्धन के समय में कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक था, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 इज राइट। फिर यहाँ पे आपको मिलान करना है। संस्कार दिए गए हैं, अलग अलग संस्कारों को आपको मिलान करना है। तो इसमें हमारा पहला है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार जन्म के 12वें दिन से चौथे महीने के बीच किसी दिन बच्चे के घर के बाहर निकलने के अवसर पर किया जाता है। ये एकदम मिलान होगा पहले से। फिर है अन्नप्राशन संस्कार। इसमें शिशु को छठे मास में अन्न खिलाया जाता है पहली बार। ठीक है। फिर है चूड़ाकर्म संस्कार। शिशु के 3 से 8वें वर्ष के बीच कभी भी मुंडन कराए, चूड़ाकरण मुंडन को कहते हैं। ठीक है। फिर है उपनयन संस्कार। इसमें इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका सी नंबर सही होगा, 1, 2, 3 और 4 से मिलान होगा। फिर है संगमकालीन कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संगमकालीन ये जितनी भी शब्दावलियाँ होती हैं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। वेज्जी क्या था? वेज्जी जो है वो पशु चोरी करना को कहते थे। पुलैयन रस्सी बटने वाले को कहते थे। कड़ैसियर कृषि मजदूर कहलाते थे। पदमार उत्तर से दक्षिण जाकर बसे ब्राह्मणों को कहते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी शब्दावलियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 आमने सामने मिलान होगा। फिर है ये राज्य दिए हुए गए और उनमें प्राप्त स्थलों को आपको मिलान करना है। ठीक। इसमें है उत्तर प्रदेश। इसमें जो मुरैना पहाड़ पर है ये उत्तर प्रदेश में है। लाखा जुआर जो है वो मध्य प्रदेश में है। बागौर पड़ता है राजस्थान में और चिरांद बिहार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ रचनाएं दी गई हुई, उनके विषय आपको बताना है। अष्टांग संग्रह क्या था? तो अष्टांग संग्रह जो है वो आयुर्विज्ञान था, ये आपको याद रखना। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान था। 10 रूपक क्या था? 10 रूपक नाट्य कला थी। ठीक है। लीलावती जो थी वो अपने आप में गणित थी और महाभाष्य व्याकरण थी। और इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4, 1, 3 और 2। फिर है कारण और कथन वाले क्वेश्चन, कथन कारण वाले। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, एकदम सही बात है। ठीक।
फिर है सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, ये भी सही है। तो चूँकि इनका विकास इसलिए हो पाया सातवाहन काल में क्योंकि सातवाहन राजाओं ने इनको अपनाया था, इसलिए कथन भी सही है और इसका कारण इसकी सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किसी भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, तो वो गणराज्य कौन सा था, ये आपको बताना है। तो वो गणराज्य था मस्सग नाम का गणराज्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इस तरह के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मस्सग नाम का साम्राज्य था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी शारदा पीठ भारत के दक्षिण रामेश्वरम में स्थित है, एकदम सही बात है। गोवर्धन मठ उड़ीसा के पुरी में है, एकदम सही है। शारदा मठ, द्वारिका मठ को शारदा मठ के नाम से जानते हैं। और ज्योतिर्मठ जो है वो ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ में, ये भी सही है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे, ये आपको याद रखना है। तो ये जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए खुले थे। मौर्य काल में जो तक्षशिला था ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए था। याद रखना यहाँ पे केवल शूद्रों को शामिल नहीं किया गया था शिक्षा के लिए। चाणक्य जो थे वो इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, आपको याद रखना। फिर अगला है कन्नौज पर आधिपत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, इसमें पहला है कि कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहार, पालों और राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, एकदम सही बात है। दीर्घकालीन इसलिए क्योंकि ये युद्ध 100 वर्षों तक चला था। ठीक है, 3 लोगों के बीच हुआ था, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। फिर है विभिन्न साक्ष्यों के अनुसार सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था और अंततः ये युद्ध जो है वो गुर्जर प्रतिहारों ने जीता था, इसीलिए ये बात भी सही है। फिर है कन्नौज इस इत्र निर्माण हेतु आज भी प्रसिद्ध है, ये भी सही। कन्नौज को इत्र निर्माण के लिए जाना जाता है। यूपी सरकार की जो ODOP परियोजना है उसमें भी कन्नौज में इत्र को ही शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्रसिद्ध पाषाण सोहन संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं बेलन घाटी से। बेलन घाटी कहाँ पड़ती है, प्रयागराज के दक्षिणी वाले हिस्से में। फिर है 16 महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, आधुनिक रूप से उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, याद रखना उस समय मध्य प्रदेश कोई भी नहीं था, यानी आज का जो उत्तर प्रदेश है उसमें 8 महाजनपद पड़ते हैं, तो ये सही हो जाएगा। फिर है कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल 8 महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। फिर है काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, ये भी सही है। तो 3 के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी, तो कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाई थी हूण नेता तोरमाड़ ने। कौशाम्बी पर सर्वाधिक आक्रमण और सबसे बार जीता था हूण नेता तोरमाड़ ने, ये आपको याद रखना। फिर है निम्नलिखित में से अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, तो जो अयोध्या का प्राचीन नाम है वो अवध नहीं था, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा जो है वो अयोध्या का प्राचीन नाम था, ये आपको याद रखना। ठीक है, अवध जो है वो नया नाम है, ये आपको याद रखना। आप अवध समझ के अवध लगा देंगे तो अवध गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अवध आज भी अयोध्या को बोलते हैं, लेकिन इसका पुराना नाम अयाजसा था, ये आपको याद रखना है। फिर है हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस किस शहरों में किया था, ये आपको याद रखना। कन्नौज, प्रयागराज, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या और मथुरा। तो हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज में किया था और एक प्रयागराज में किया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन को, और यहाँ से हमारे मतलब एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। इस एक टेस्ट में सारे क्वेश्चन लगभग हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। आपने ये भी देखा होगा इसमें मेनली सवाल 3-3 या 2-2 स्टेटमेंट वाले थे, और एक एक स्टेटमेंट अपने आप में एक स्वतंत्र क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ज़्यादा स्टेटमेंट दिए और सभी स्टेटमेंट को लगभग उन्होंने सही रखा है। सही भी रखने का रीज़न यही था ताकि इस एक टेस्ट सीरीज़ से आपका कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट इसमें शामिल किए गए। अब जो आगे के 25 क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 2023 का करंट अफेयर्स है। 23 का मतलब वही जून जुलाई का,
क्योंकि आपको 1 साल 1.5 साल का पढ़ना ही होता है। तो अब हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखेंगे। इसमें है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है, ये एकदम सही है। फिर है बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है, ये भी सही है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 11वें पर है, ये नहीं, उत्तर प्रदेश 18वें पे है, 11वें पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों सत्य हैं। फिर है राष्ट्रीय दल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 10 अप्रैल 2023 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया, एकदम सही बात है, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। फिर है भारत निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिसको कि टीएमसी कहते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इससे राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस लिया, एकदम सही बात है। तो आपको याद रखना है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल में शामिल हो गई है, टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी राष्ट्रीय दल से बाहर कर देगी, और कुल मिला के अब जो है वो 6 राष्ट्रीय दल भारत में बचे हुए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1 और 2। फिर है जनवरी 2023 को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला केरल के कोल्लम को जिला घोषित किया गया है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो जो स्मार्ट कार्यक्रम है उसका संबंध आयुर्वेद से है, आपको याद रखना है, राजनीति, कंप्यूटर या सुंदरता से नहीं है। स्मार्ट कार्यक्रम, स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, ये आपको याद रखना। फिर है 130 नंबर क्वेश्चन कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में अगला होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक। अगला है हाल ही में भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई। तो वो दिखाई गई चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ से, ठीक है। फिर है हाल ही में किस देश की सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तो यहाँ पे अगर आपको ये पता होगा सिर्फ कि पो नदी किस देश में पड़ती है, तो इससे आपका ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो पो नदी आपके इटली में पड़ती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन पत्र दिया गया है। तो वो दिया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को, ठीक। अगला है ये कुछ दिवस दिए हुए हैं और उनको आपको विषय से मिलान करना है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस होता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 31 मई को आपके होता है विश्व तंबाकू दिवस और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है नए संसद भवन के बारे में आपको बताना है। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2020 में रखी गई थी। क्या ये दिसंबर 2020 में रखी गई थी? जी हाँ, एकदम ये सही बात है। आपको याद रखना कि यहाँ पे आधारशिला बात की गई, यानी कि जब ये नया संसद भवन बनना शुरू हुआ था उसकी जो नींव पड़ी थी वो यहाँ पे इसका उद्घाटन नहीं क्या कहा जा रहा है, ठीक है। इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हुआ था, ये भी सही है। फिर है नए संसद भवन के निर्माण का कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया था, ये भी सही है। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट इसमें सही बन जाते हैं। अगला है कुछ अंतर्राष्ट्रीय दशक हैं और उनके विषयों से आपको मिलान करना है, ठीक। तो इसमें है 2022-23 ये स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक था। 2021 से 30 संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस था। 19 से 28 शांति का दशक नेल्सन मंडेला दशक है, ठीक। फिर 2018 से 27 गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दशक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। फिर है नवपाषाण काल में धान की खेती के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस स्थल से हाल ही में प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए आपके कोल्डी हवा से। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से धान की खेती के साक्ष्य हाल ही में प्राप्त हुए हैं, ठीक। अगला है 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पहला देश का हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। तो वो रखा है हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य ने। फिर है निम्नलिखित में से महाभारत में कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी। तो महाभारत में जो कुरु वंश की राजधानी वो हस्तिनापुर थी, यह तो आपको पता भी होगा। अगला है सिकंदर के बारे में, और यहाँ पे मतलब यानी कि आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब फिर से यहाँ पे कुछ एंशिएंट के सवाल हैं। सिकंदर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु का गुरु प्लेटो और प्लेटो का गुरु सुकरात था, ये भी सही है। फिर है सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया और इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, ये भी सही है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी, ये भी आपको याद रखना है। तो 3 के तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला है राष्ट्रकूट वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था, इसी के दरबार में कन्नड़ कवि पूर्ण रहते थे, ये भी सही है, अभी हमने ऊपर देखा भी था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारी को बसने और इस्लाम के प्रचार को स्वीकृति दी थी, ये भी सही है। तो कौन सा सही बताना है, दोनों के दोनों ही इसमें सही हो जाते हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। हाल ही में ये इस समय भी करंट में चर्चा में बना हुआ, क्योंकि इसको WHO ने वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। मंकी पॉक्स वायरस होने के कारण होने वाला एक वायरस जूनोटिक रोग है, तो ये गलत है, क्योंकि ये एक प्रकार का जूनोटिक रोग नहीं बल्कि वायरल जूनोटिक रोग है। ठीक है, नहीं, इसमें असत्य बताना है, तो उपयुक्त सभी इसमें यहाँ पे असत्य नहीं बल्कि सत्य होगा, क्योंकि ये तो एक वायरस जूनोटिक रोग है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको, ये सही हो जाएगा। ठीक है, और मंकी पॉक्स बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक वायरल जूनोटिक रोग है, ये गलत हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, फिर है मंकी पॉक्स वायरस को पहली बार कोपेनहेगन डेनमार्क की एक लैब में बंदरों में खोजा गया था, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इस्लाम धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सितंबर 622 ईस्वी में को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, एकदम सही है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया, शिया और सुन्नी, ये भी सही है। शिया मोहम्मद साहब की दामाद की शिक्षाओं में और सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों में विश्वास करते थे, ये भी सही है। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त किया था, ये भी सही है। तो ये उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, चारों के चारों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। फिर है हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाले विश्व का पहला देश जो है वो बन गया है आपका आयरलैंड। ठीक, हाल ही में किसने 13वीं हॉकी सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो वो जीती है उत्तर प्रदेश ने, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है यूपी के नज़रिए से। फिर है हाल ही में मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, इस पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक अमिताभ कांत हैं, जो कि आपके नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। फिर है हाल ही में भारत के अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया, तो वो किया था गया उड़ीसा के, आपको पता है पाराद्वीप से नहीं, उड़ीसा में जो आपका द्वीप है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, वहाँ से इसका परीक्षण किया गया था। अगला है हाल ही में बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, तो वो रखने की घोषणा जो है वो की गई है VD सावरकर के नाम पर, ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। फिर है हाल ही में किसे सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वो सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। फिर है हाल ही में सेंगोल राजदंड मेरा सेंगोल आपको पता है नई संसद भवन में स्थापित किया गया, उसके बारे में आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। ठीक, तो इसमें यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मई को तमिलनाडु के अधीनम मठ से प्राप्त सेंगोल को नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया, एकदम सही है। सेंगोल चोल राज्य साम्राज्य से संबंध रखता है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है, ये भी सही है। रामायण महाभारत के दौर में भी राजतंत्र सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंपे जाने का जिक्र मिलता है, ये भी सही है। तो सत्य कथन बताना है, 3 के तीनों ही सत्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट 150 यानी कि 150 क्वेश्चन देख लिए, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे कवर हो जाती है। लगभग सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर लिया गया है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, जो कि हमारा होगा मेडिवल इंडिया का, उसके बाद मॉडर्न इंडिया के टेस्ट होंगे। फिर ऐसे ही करते हैं हम सेक्शनल देख लेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, उसके बाद फिर हम फुल लेंथ टेस्ट देखेंगे और अलग अलग कोचिंग्स के भी देखेंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएँ कि मैं आपको सेक्शनल ही टेस्ट लगवाऊँ, मतलब अभी शुरुआत में, या फिर शुरुआत से अभी से मैं आपको फुल लेंथ वाले टेस्ट लगवाना शुरू कर दूँ। तो फीडबैक ज़रूर दें ये वाला, ताकि मैं आगे के टेस्ट उसी के हिसाब से प्लान कर सकूं। ठीक है, और एक चीज़ और अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको
ये जो मैंने पूरा टेस्ट कराया है ये तो 150 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा ये पूरी इसकी व्याख्या भी इधर दी हुई है, ठीक है। आपको ये पूरा इस टेस्ट का पूरा PDF चाहिए, अन्य भी जितने भी टेस्ट हैं किसी भी कोचिंग का उसका PDF अगर आपको चाहिए हो, टेस्ट सीरीज़ का कोई भी टेस्ट हो, कोई भी कोचिंग्स का हो, उसका अगर आपको PDF चाहिए तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं आपको टेस्ट सीरीज़ ये सारी प्रोवाइड करा दूँगा फ्री में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।